अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एलर्जिक राइनाइटिस। इसे राइनाइटिस नहीं पढ़ते, एक साइलेंट होता है, इसे हम पढ़ते हैं राइनाइटिस। इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले है व्हाट इज एलर्जिक राइनाइटिस और ड्रग यूज टू ट्रीट द एलर्जिक राइनाइटिस। इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, और अल्टरनेटिव ड्रग्स क्या है, इसमें कि कौन से इसमें ड्रग्स हैं जो हम अल्टरनेटिव थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो यूजेस है एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स है कि इसमें यूजेस, ड्रग्स को हम यूज करके इसके यूजेस क्या होंगे और इसमें साइड इफेक्ट्स और इसके एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह क्या होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस, ठीक है, एच साइलेंट होता है, रिहाइनाइटिस नहीं होता, राइनाइटिस होता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं एलर्जिक राइनाइटिस आल्सो नोन एज अ हे फीवर। हे फीवर का मतलब है मौसमी बुखार। इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये एक तरह की इन्फ्लेमेशन है इन द नोज, ये नोज की है। दैट अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट टू एलर्जेंस इन द एयर। ये तब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। ये तब होता है जबकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो ओवर रिएक्ट करने लग जाता है एलर्जेंस में, जो कि एयर्स में पाई जाती हैं। इसमें आप एक बात नोट करें कि हमने जितनी पीछे भी डिसीज पढ़ी है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वो रिस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर थे। ये हमारे पास है जो नोज का डिसऑर्डर है, जिसमें नोज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसमें सिम्टम्स आप देख सकते हैं, मौसमी बुखार है। हे फीवर का मतलब होता है मौसमी बुखार। मौसमी बुखार जो आम बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है, उसमें हमारे पास क्या सिम्टम्स आते हैं आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। रेड इची आईज, वाटरी आईज। इचिंग मीन्स के खारिश होने लग जाती है, रेड मीन्स के लाल हो जाती है, वाटरी आइज हो जाती हैं, आंखों से पानी बहने लग जाता है, स्नीजिंग, छींकें आती हैं, रनी नोज मीन्स की नाक बहती रहती है हमारे पास, और इसमें कफिंग भी आती है, खांसी भी आती है, इची ईयर्स भी होते हैं, बजिंग साउंड्स भी होता है। अब हम तो पढ़ रहे हैं कि नोज की है ये, हमारे पास जो भी ये डिसीज है ये नोज की है। तो इसमें हमारे पास गला और कान क्यों इन्वॉल्व है? तो आपको ये बात एज ए मेडिकल स्टूडेंट और वैसे भी हमें बताई जाती है कि जो हमारे पास नोज, ईयर और जो हमारे पास थ्रोट मीन्स के जो गला होता है, इनके जो पैसेज होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक में कुछ डस्ट पार्टिकल जाएंगे तो वो दोनों में भी जाएंगे। अगर आप डॉक्टर भी देखें ना, स्पेशलिस्ट, तो वो नाक, कान, गला तीनों का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि ये एक इन्फ्लेमेशन है। इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, के म्यूकस मेम्ब्रेन की एक इन्फ्लेमेशन है ऑफ द नोज एंड कैरेक्टराइज्ड बाय स्नीजिंग, कि हमें छींकें आती हैं, इची नोज, वाटरी आईज, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। लास्ट पॉइंट है द फॉरेन मटेरियल इंटरेक्ट विद मास सेल्स। फॉरेन मटेरियल कहते हैं कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि आउटसाइड से हमारी बॉडी में इनसाइड चला जाए, मतलब वो हमारी बॉडी का नहीं है तो वो फॉरेन होगा ना। जैसे कि हम एक अपनी कंट्री में रहते हैं, तो अगर हमारे दूसरी कंट्री के लोग होते हैं वो फॉरेनर्स होंगे, ठीक है, तो वो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं। तो जैसे कोई फॉरेन मटेरियल्स इंटरेक्ट करता है हमारे पास मास सेल्स में, मास सेल्स होते हैं हमारे पास, रिस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास सेल्स होते हैं जिन्हें मास सेल्स कहा जाता है। जब वो इंटरेक्ट होंगे तो देन मास सेल्स रिलीज कर देता है केमिकल मीडिएटर्स, जो कि हिस्टामिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, जो कि प्रमोट करती हैं ब्रोंकियल स्पैजम्स एंड म्यूकल थिकनिंग, कॉज एडिमा, और एडिमा कॉज कर देते हैं। अब हमने इसमें पढ़ना है कि ड्रग यूज्ड इन एलर्जिक राइनाइटिस के इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। सबसे पहले जो फैमिली है हमारे पास वो है एंटी हिस्टामाइंस। इसमें हिस्टामाइंस, जारी बात है हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास यहाँ पे केमिकल मीडिएटर्स प्रोड्यूस कर देता है, वो होते हैं हिस्टामाइंस। तो हमने एंटी क्यों यूज कर रहे हैं, हमने हिस्टामाइन को ब्लॉक करना है तो हम एंटी हिस्टामाइंस ड्रग्स यूज करेंगे। एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स में हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आती है, फिर हमारे पास सेकंड जनरेशन आती है, फिर हमारे पास इंट्रानेजल्स आती हैं। सेकेंड फैमिली में हमारे पास आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फिर आते हैं हमारे पास बीट अल्फा एनर्जिक एगोनिस्ट आते हैं, जिसमें हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होंगे, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होंगे और अदर एजेंट्स। शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं कि इस पर डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई है, पूरा लेक्चर दिया हुआ है कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन से होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़नी है एंटी हिस्टामाइंस। एंटी हिस्टामाइंस के जो हिस्टामाइंस केमिकल एक मीडिएटर है, केमिकल है जिसको ब्लॉक करने के लिए हम ड्रग्स यूज करते हैं, उसका नाम है एंटी हिस्टामाइंस। ओरल एंटी हिस्टामाइंस में सबसे पहले जो हमारे पास आती है ओरल एंटी हिस्टामाइन। आप देख सकते हैं कि हमने नेजल है,
तो लेकिन हमने लेनी ओरल है, तो हम एंटी ओरल जो लेंगे ना उसका फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन के वो एक्शन जल्दी अपना कर लेती हैं, एंड आर यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस कॉज्ड बाय द हिस्टामाइन रिलीज सच एज स्नीजिंग, वाटरी, राइनोरिया एंड इची आईज एंड नोज। इसमें हमारे पास ये सब के सिम्टम्स को कम कर देती है। स्नीजिंग आपको पता है छींकें आती हैं। वाटरी वाटरी राइनोरिया हमारे पास क्या होता है, इसमें इसका ये मतलब है कि हमारी नाक बहती है, ठीक है, लेकिन उसमें थिन म्यूकस में म्यूकस होता है व्हाइट कलर का। नाक तो बह रही है, रनी नोज हो रहा है, लेकिन अगर व्हाइट कलर का थिन म्यूकस आने लग जाए तो हम उसे वाटरी राइनोरिया कहते हैं। और इचीज आईज और नोज होने लग जाती है। इसमें हमने एंटी हिस्टामाइन्स में हमने दो जनरेशन देखनी है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामाइन्स में सबसे पहले जो हमारे पास मेडिसिन आती है, ड्रग्स आती हैं, वो है डाइफेनहाइड्रोमाइन और क्लोरफेनरामाइन, जो कि यूजुअली नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू द एडवर्स इफेक्ट, जो कि प्रेफर नहीं की जाती क्योंकि इसके काफी एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट होता है कि आपने एक मेडिसिन टेक की है और आपको साइड इफेक्ट्स शो होने लग गए हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग ये फर्स्ट जनरेशन प्रेफर नहीं करते। इसमें क्या एडवर्स इफेक्ट आते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे पास सिडेशन। सिडेशन मीन्स के कोई इंसान खड़ा है ना, उसको ऐसा लगेगा कि वो भी गिर जाएगा, कमजोर कमजोर फील करने लग जाएगा, उसको चक्कर आने लग जाएंगे। परफॉर्मेंस इम्पेयरमेंट। परफॉर्मेंस इम्पेयरमेंट इसमें इसका ये मतलब है कि जो लोग एथलीट्स होते हैं ना, जो लोग गेम्स खेलते हैं या क्रिकेटर्स हो गए, कोई भी एथलीट पर्सन हो गया, उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो लो हो जाती है, मतलब उसकी जो एबिलिटी होती है ना टू परफॉर्म करने की वो लो हो जाती है, वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। अपना कोई मैच है, कोई क्रिकेट है, तो वो खेल नहीं पाता, तो ये परफॉर्मेंस इंपेयरमेंट आ जाती है उसमें। और अदर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, जिसमें हमारे पास ड्राई माउथ होने लग जाता है, मुंह खुश्क होने लग जाता है, सलाइवा नहीं बनता और कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है। सेकेंड जनरेशन, क्योंकि हमने पहले पीछे देखा फर्स्ट जनरेशन हम प्रेफर नहीं करते, तो हम सबसे ज्यादा बेस्ट है हमारे लिए सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइंस। सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइंस में हमारे पास आती है फेक्सोफिंडीन और लोनाटेडीन और डेस्लोडाटेडीन, जो कि जनरली बेटर टॉलरेट, मतलब ये हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सेकेंड जनरेशन में दो आती हैं, ऑप्थेल्मिक और नेजल। ऑप्थेल्मिक आपको पता है आइस से वर्ड आया, नेजल मीन्स के नोज, ठीक है। ऑप्थेल्मिक में हम ड्रॉप्स की सूरत में दे सकते हैं पेशेंट को कि आप आंखों में कतरे डालें। और नेजल एंटीहिस्टामाइन डिलीवरी मींस के आप नोज के थ्रू इनहेल कर सकते हैं। डिलीवरी डिवाइसेस होती हैं आर अवेलेबल फॉर टारगेटेड टॉपिकल टिश्यू डिलीवरी, ठीक है, कि टारगेट पे जाके वो अपना काम कर सकें। पहले हम देखते हैं टॉपिकल इंट्रानेजल। इंट्रानेजल मींस के जो नोज के थ्रू हम लेते हैं, ठीक है, उसमें जो हमारे पास इंक्लूड है सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो आती है ओलिपेडीन और एजालुस्टीन, ठीक है। ये दो ड्रग्स आती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ड्रग्स विद फ्यूअर एडवर्स इफेक्ट, जो कि कम एडवर्स इफेक्ट है लेकिन वो डिलीवरी अच्छी कर देती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंट्रानेजल है इस पिक्चर में, कि ये हमारे पास एक बोतल है, ये इंट्रानेजल एंटीहिस्टामाइंस है। इसके ये डॉक्टर प्रेफर करते हैं जब हमने इंट्रानेजल कोई एंटीहिस्टामाइन लेनी हो, ठीक है। Combination of antihistamines with decongestant are effective when patient has no response or incomplete control of symptoms with intranasal corticosteroids. अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या तो हम मोनोथेरेपी देते हैं या तो हम कॉम्बिनेशन देते हैं। मोनोथेरेपी होता है हमारे पास कोई एक सिंगल हमने ड्रग दे दी उठा के, कोई भी केमिकल का थी हमारे पास एक ड्रग, हमने सिम्टम्स देखे तो हमने पेशेंट को वो प्रिस्क्राइब कर दी। कॉम्बिनेशन थेरेपी वो होती है और हम तब देते हैं कि जब पीछे जो हमने थेरेपी उसको दी थी या केमिकल्स दिए थे उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, बंदा ठीक ही नहीं हो रहा, तो हम इसलिए कॉम्बिनेशन बना के उसका दे सकते हैं। तो एंटी हिस्टामाइन का किन के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, डीकंजेस्टेंट्स के साथ। ये पेपर में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि डीकंजेस्टेंट्स के साथ बनेगा। डीकंजेस्टेंट जो होता है ना, हम वो आगे जाके पढ़ते हैं कि डीकंजेस्टेंट होता क्या है। थोड़ा सा मैं आपको बता दी थी कि डीकंजेस्टेंट होते हैं क्या, कि जो कि हम डीकंजेस्ट करते हैं, मीन्स के नेजल के थ्रू ही लेते हैं। और डीकंजेस्टेंट होते हैं, कंजेशन का मतलब होती है कि कोई भी स्टिफनेस होगी है हमारे पास, कोई भी रिस्पिरेटरी ट्रैक में या नोज वाले ट्रैक में, तो हमारे पास स्टिफनेस आ गया है, तो उस स्टिफनेस को कम करने के लिए हम लेते हैं डीकंजेस्टेंट।
सेकंड हमारे पास आती है, पहले हमने पढ़ ली एंटीहिस्टामाइंस में। एंटीहिस्टामाइंस में हमने पढ़ा कि हमने फर्स्ट जनरेशन प्रेफर नहीं करनी, हमें सेकंड जनरेशन को यूज करना है। सेकंड में हमारे पास आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन से होते हैं? इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सच एज द डेक्लोमेथासोन और बेटासोनाइड्स और मोमेटासोन। ठीक है, ये हमारे पास तीन ड्रग्स हैं, और भी हैं लेकिन मैंने आपको तीन बताई जो कि इंपॉर्टेंट है। आर द मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन, ये ज्यादा इफेक्टिव मेडिकेशन होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो पढ़ते हैं, विद एन ऑनसेट ऑफ एक्शन दैट रेंज फ्रॉम 3 to 6 आवर आफ्टर फर्स्ट डोज। इसका जो एक्शन तब शो होता है कि हमने फर्स्ट डोज दे दी है और 3 to 36 आवर लगती हैं इसको अपना एक्शन शो करने के लिए। इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है ना, वो इम्प्रूव कर देती है स्नीजिंग को, इचिंग को, रिनोरिया मीन्स के थिक म्यूकस सेक्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि राइनोरिया क्या होता है कि हमारे पास रनी नोज तो हो रही है, नाक बह रही है, लेकिन थिक म्यूकस, थिन पतला सा व्हाइट म्यूकस सेक्रेशन लग जाती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं राइनोरिया। एंड नेजल कंजेशन, इन्फ्लेम नोज। नेजल कंजेशन मीन्स, कंजेशन मैंने आपको पहले बताया, स्टिफनेस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिससे नोज होता है ना वो हमारे पास इन्फ्लेम हो जाता है, रेड हो जाता है। और सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होता है कि सिस्टम में एब्जॉर्प्शन जो होती है उसकी कम हो जाती है। सिस्टम हमारे पास क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मुंह से जा रहा है, गले से लंग्स में चला गया। लेकिन आप ये भी तो देखें, एक ही ट्रैक है, हम खाना भी वहीं से खा रहे हैं, सांस भी वहीं से ले रहे हैं। तो आपने तो ये पढ़ा होगा ना कि हमारे पास आगे जाके हमारे पास लंग्स का रास्ता अलग हो जाता है और हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। तो ये जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है ना चली जाए हमारे पास मेडिसिन, इसलिए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है ना उसका मिनिमम इफेक्ट होता है, मीन्स के वो लो है, सिस्टम में नहीं जाती, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती, सिर्फ रिस्पिरेटरी सिस्टम में रहती है। इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है? नेजल इरिटेशन, नेजल में इरिटेशन हो जाएगी नाक में, नोज ब्लीडिंग होने लग जाएगी, खून निकलने लग जाएगा नाक से, सॉर थ्रोट होने लग जाएगा, गला खराब होने लग जाएगा। और रेयरली कम होती है कैंडाइडेसिस। कैंडाइडेसिस क्या होती है? हमारे पास एक फंगस होती है। कैंडाइडेसिस का वर्ड आया है फंगस से। फंगस का क्या नाम है? कैंडिडा अल्बाइकेंस। ठीक है, वो एक ऐसी फंगस है, अगर हम ये मेडिसिन यूज करते रहें, मुंह के जरिए हम इसको इनहेल करते रहें, या हम कोई भी टैबलेट कुछ भी इस तरह की फॉर्म में हम इनहेल करते रहे और उसके बाद हमने वॉश ना किया माउथ, हमने अपनी केयर ना की, तो कैंडाइडेसिस हो जाते हैं। कैंडाइडेसिस आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि वाइट पैचेस होने लग जाते हैं हमारे पास टंग के ऊपर, चिक्स के ऊपर, ये देखें सारा ये इस तरह ना मुंह अजीब सा हो जाता है। टू मिनिमाइज द सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड कि हमने सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने से रोकने के लिए पेशेंट को हमने कहना है टू अवॉइड, कि आप नहीं अवॉइड करें डीप इनहेलेशन ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द नोज। जब आप में नोज में इंट्रानेजल यूज कर रहे हैं, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंट्रानेजल यूज कर रहे हैं, तो आपने डीप इनहेलेशन नहीं करनी, लंबा सांस नहीं लेना। ठीक है, इनहेल करें आराम से, जैसे कि हम आम सांस लेते हैं, इनहेल करें आराम से करें, डीप ना करें। डीप करेंगे तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ नोज तक चाहिए, आगे नहीं चाहिए। बिकॉज द टारगेट टिश्यू इज नोज। देखें वही बात आ गई कि हमारा टारगेट टिश्यू ही नोज है, नोज तक रहे तो हमने हल्की सी इनहेल करनी है। ठीक है, डीप करेंगे तो वो हम सांस खींचेंगे तो वो पीछे रिस्पिरेटरी ट्रैक में, लंग्स में, या फिर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जा सकती है। नॉट द लंग्स एंड थ्रोट। ठीक है, हम लंग्स या गले के लिए नहीं यूज करें, हम सिर्फ नोज के लिए यूज करें, तो हमने डीप इनहेलेशन नहीं करनी। फॉर पेशेंट विद क्रोनिक राइनाइटिस, अगर उसको क्रोनिक हो गया, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट में नॉट बी सीन, अगर क्रोनिक हो गया और इम्प्रूवमेंट जो होती है ना वो सीन नहीं होती, 1 to 2 वीक्स लग जाते हैं इस थेरेपी को, उसके बाद जाके हमें इम्प्रूवमेंट शो होने लग जाती है। थर्ड पे हमारे पास जो आती है वो आती है एंडर्नर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक आती है शॉर्ट एक्टिंग, दूसरी होती है लॉन्गर एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास क्या आते हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना डीकंजेस्टेंट में आपको पढ़ाऊंगी, अब आप इसमें देखें शॉर्ट एक्टिंग अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट डीकंजेस्टेंट, ये हमारे पास है डीकंजेस्टेंट। ठीक है,
कंस्ट्रिक्ट डायलेटेड आर्टरियोल्स इन द नेजल म्यूकोसा एंड एयरवे डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास जो कंस्ट्रिक्टेड डायलेटेड आर्टरियोल्स होती है ना, उनको जो होती है ना वो उसको कर देती हैं, डायलेट कर देते हैं ताकि ब्लड फ्लो अच्छी हो। यहाँ से जो भी अडीमा बना हुआ है, कोई भी यहाँ पे, जारी बात है हमारे पास वाटरी नोज, रनी नोज हो रहा है, नाक बह रही है, तो वो अडीमा हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास नाक बह रही है, आंखों से पानी आ रहा है, तो वो उस अडीमा को वहां से जाने के लिए कहेगा। अगर हम ब्लड सप्लाई तेज करेंगे वहां पे, तो हम ये शॉर्ट एक्टिंग यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग का नाम आता है फेनफ्लाइन, ठीक है। और लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास आती है, लॉन्ग एक्टिंग आल्सो अवेलेबल होती है व्हेन एडमिनिस्ट्रेड इंटरनेजली। अगर हम इसको इंटरनेजली लेंगे नोज के थ्रू, दीज ड्रग हैव रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये हमारे पास रैपिड एक्शन मींस कि जल्दी एक्शन पर दे देती है, एज शो फ्यूअर सिस्टमिक इफेक्ट, कि इसमें जो हमारे पास सिस्टम के इफेक्ट्स हैं वो कम आते हैं। इसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती है उसका नाम है ऑक्समेथाजोलिन, ठीक है। इट शुड बी यूज फॉर नो लॉन्गर देन 3 days, कि हम 3 days, ज्यादा 3 दिन बस इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। इससे ज्यादा हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसकी जो रीजन है वो भी आगे लिखी है, वो भी पढ़ लेते हैं। ड्यू टू द रिस्क ऑफ रीबाउंड नेजल कंजेक्शन, रीबाउंड नेजल कंजेक्शन हम इसलिए 3 दिन से ज्यादा नहीं यूज करते थे, क्योंकि नेजल कंजेशन होने लग जाती है। वो इस तरह होने लग जाती है कि हमारा नाक स्टिफ हो जाता है, स्वेल हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, और हमें इतनी वो इरिटेशन होती है इससे, इसलिए हम इसको 3 days से अब नहीं यूज कर सकते। फॉर दिस रीजन अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आर नॉट यूज्ड इन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। हम इसलिए अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट को नहीं यूज करते लॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए। ओरल अल्फा एड्रेनर्जिक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन कॉज, अगर हम इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर लें तो ये क्या कॉज करती हैं, इंक्रीज कर देंगी हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है, और हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। देखें, अगर हमारे ब्लड प्रेशर में इंक्रीज आ रहा है ना, ठीक है, जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा हमारा हार्ट रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, ठीक है। जितना ज्यादा खून जो है हमारे दिल की तरफ जाएगा और पंप हमारा दिल जल्दी जल्दी करेगा, इसीलिए इंक्रीज हार्ट रेट भी करेगा और इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी करेगा, ठीक है। रेगुलर यूज ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एंटी हिस्टामाइन इज नॉट रिकमेंडेड, कि हम इसको रिकमेंडेड नहीं कर सकते, अलोन भी नहीं कर सकते, मीन्स कि मोनोथेरेपी भी नहीं दे सकते, कॉम्बिनेशन भी नहीं दे सकते। तो सबसे चीज जो हमारे पास आती है वो सेकंड जनरेशन आती है, ठीक है, और दूसरी बात में हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। अदर एजेंट्स, इसमें आता है हमारे पास इंट्रानेजल कॉर्मोलिन में बी यूज्ड इन एलर्जिक राइनाइटिस पार्टिकुलरली व्हेन एडमिनिस्ट्रेड बिफोर कांटेक्ट विद एलर्जन। अदर में एजेंट्स में आती है कॉर्मोलिन आती है, जिसका इफेक्ट तब शो होता है कि अगर हम एलर्जन को फेस करने से पहले हम इसको जो ड्रग है उसको एडमिनिस्ट कर लें, मतलब उसको ले लें, खा लें, या इंट्रानेजली पहले ही कर लें कि हमने बाय डस्ट में जाना है, तो उसको बिफोर कांटेक्ट हम कर लें, तो ये हमारे पास शो करती है अच्छा इफेक्ट। टू ऑप्टिमाइज द थेरेप्यूटिक इफेक्ट डोजिंग शुड बी एट लीस्ट 1 to 2 weeks प्रायर टू एलर्जन एक्सपायर, कि एलर्जन को एक्सपायर करने में 1 to 2 weeks पहले हमें लेनी पड़ती है। जब हम उस 1 से 2 हफ्ते पहले लेंगे तो फिर हम एलर्जन को, जो भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, उसको हम बियर कर सकेंगे। Some leukotrienes, some leukotrienes receptor antagonists are effective for allergic rhinitis as monotherapy or in combination with other agents. They may be a reasonable option in patient who has also have asthma. अब इस पॉइंट को समझने की जरूरत है, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि अगर एक पेशेंट है उसको एज्मा भी है साथ में और उसको एलर्जिक राइनाइटिस भी हो गया है, ठीक है, अब उसको हमने ये तो नहीं दे देंगे एक कोई भी हम उठा के दे देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देंगे, कुछ भी ऐसे ड्रग्स दे देंगे, नहीं, हमने पहले से पूछना है, टेस्ट में तो हम करवाएंगे ना। तो उसमें अगर हमें एज्मा भी नजर आ जाए और एलर्जिक राइनाइटिस भी नजर आ जाए, तो उसको पहले ही बच्चे बेचारे को उसको एज्मा है, तो अगर हम उसको इंट्रानेजल दे देंगे तो हम तो उसको यही कहेंगे ना कि बेटा आपने जब भी इनहेल करनी है तो आपने उसको डीपली इनहेल नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ नोज तक एक्शन चाहिए। भाई क्यों नोज तक चाहिए, कि उसको बंदे को तो आ गई एस्थमा है, उसको तो लंग्स में भी चाहिए, तो हम क्यों उसको नोज तक देंगे। इसलिए ना हम लोग क्या देते हैं, ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे देते हैं। ल्यूकोट्राइन्स
रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। अब हम देखेंगे सबसे पहले ल्यूकोट्राइन क्या होता है। ल्यूकोट्राइन हमारे पास एक केमिकल मीडिएटर है, कोई हमारी बॉडी में एक ऐसा केमिकल है जिसका नाम है ल्यूकोट्राइन, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है, ठीक है। और ये हमारे पास इकोसानॉइड फैमिली का इकोसानॉइड फैमिली से का मेंबर है, जिससे ये हमारे पास ल्यूकोट्राइन बनता है, ठीक है। जो कि इकोसानॉइड वो फैमिली है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करवाती है, ठीक है। और ल्यूकोट्राइन उसका मेंबर है, तो जारी बात है ल्यूकोट्राइन भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, और हमें तो इन्फ्लेमेशन चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए ही एंटी इन्फ्लेमेशन इफेक्ट, पहले ही इन्फ्लेमेशन हुई है, तो हम फिर ल्यूकोट्राइन क्यों देंगे। तो देखें, हमने ल्यूकोट्राइन का नाम नहीं लिखा, हमने लिखा है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, कि ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को इनहिबिट कर देंगे कि ग्लूकोट्राइन बने ही ना, ताकि फिर वो जो इन्फ्लेमेशन है वो हो ही ना। तो इसलिए हम एग्जिमा के पेशेंट में ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। हमने इसको पूरा पढ़ना है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, हमने ये नहीं कहना है कि हमने ल्यूकोट्राइन दे देने, उसने बंदे तो समझना है लो इसने तो ल्यूकोट्राइन उठा के दे दिया, वो तो इन्फ्लेमेशन काज करेगी। हमने कहना है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा ताकि ल्यूकोट्राइन बने ही ना। तो ये हम करते हैं एग्जिमा में। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का लाजमी आंसर करूंगी। थैंक यू।